एवरीवन, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी की यूनिट 10। अभी हमने पढ़ लिया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, इसमें प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चंस हमको सिर्फ इसी कमीशन से हमें देखने को मिले हैं। 2020 के पेपर की बात करो या फिर 2021 के आप प्रीलिम्स के पेपर की बात करो, दोनों में ही हमें 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस कमीशन से देखने को मिले हैं, जिसमें हमें इजी क्वेश्चन भी मिले हैं और थोड़े से फैक्ट बेस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि आपसे थ्योरी बेस में पूछ लिया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, 1 और 2, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग। आइए जानते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले ये कहां से सूचना के बारे में जानकारी आई। जैसे कि क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे अंदर क्या बात होती है कि कहीं पर कुछ हो जाता है तो हमारे अंदर क्या रहता है कि भाई बता तो दो क्या हो गया क्या नहीं हुआ। एक तरीके से कहीं पर कोई भी घटना घटित हो जाती है तो हमारे अंदर जानकारी की क्या रहती है, इच्छा रहती है कि नहीं रहती। और एक तरीके से हमारे अंदर ये थॉट भी रहता है कि घर में कितने पैसे आते हैं, पापा की सैलरी कितनी है, हमें कितना मिलेगा, है ना। ये सब चीजें क्या रहती है, हमारे अंदर जानने की इच्छा रहती है। तो उसको एक तरीके से बोला जाता है सूचना, कि सूचना की जानकारी हमें किस तरीके से प्राप्त होगी, कहाँ से ये विचार आया, कहाँ से फिर हमें क्या हुआ, इस विचार को लागू करा गया और फिर हमें ये सूचना के अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ और उसके तहत ये क्या बनाया गया, सूचना का अधिकार के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1766 में, कब, सन 1766 में स्वीडन में क्या हुआ था, सबसे पहले सूचना का अधिकार क्या आया था, कानून के रूप में आया था। कहां पर, अब भाई स्वीडन में क्या हुआ, सूचना का अधिकार कानून के रूप में आ गया तो पूरे विश्व में भी उसने क्या की, एक मिसाल पेश की कि यहाँ पर सूचना को, जैसे कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस वाली यात्रा पर गए थे तो इस यात्रा पर कितने रुपयों का खर्चा आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। या फिर कहीं पर कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर किसी ऑफिस में कोई पार्टी आयोजित हुई है और मैं जानना चाहती हूँ इस पार्टी में क्या क्या डिश मिली थी और कितना खर्चा हुआ था, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, आरटीआई लगानी पड़ेगी और उसके तहत मुझे ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वही चीज है, तो हमारे जानने का थॉट प्रोसेस ही क्या लेकर आया कि भाई कैसे, कहाँ पर, कितना, क्या, ये सब हमारे अंदर होता है ना, क्या हो रहा है बता तो दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यही सब चीजों से सूचना का अधिकार उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1766 में स्वीडन में आया सूचना का अधिकार। अब वैश्विक स्तर पर इस अधिकार को पहचान कब मिली, जब संयुक्त राष्ट्र संघ 1948 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लेकर आया। 1948 में क्या लेकर आया, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लेकर आया, मानव अधिकारों को लेकर उसको अपनाया गया और इसके माध्यम से उन्होंने क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र ने कि मीडिया या अन्य किसी माध्यम से नागरिक क्या कर सकता है, सूचना प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया। अब जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में एक डिक्लेरेशन लेकर आए गए और उससे बोला गया कि आप क्या करो, नागरिकों को सूचना दो। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बोल दिया तो भारत भी तो उस पर अमल करेगा ना। तो भारत ने उसी को अमल करने के लिए क्या लेकर आए, भारत में भी उसको अमल करने के लिए मांग उठने लगी कि जब विश्व दे रहा है तो आपको देने में क्या दिक्कत है, आपको भी तो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने सरकारी पैसा कितना खर्च कर दिया है, किन किन कार्यों में खर्च हो रहा है, उक्त योजनाओं में आपने कितना पैसा लगाया है, ये सब की जानकारी आपको नागरिकों को देनी ही पड़ेगी, जिससे क्या हो सके, एक कुशल लोकतंत्र की स्थापना हो सके और वहां पर क्या आ सके, पारदर्शिता आ सके, जिससे क्या हो, नागरिकों का भरोसा किस पर रहेगा, सरकार पर रहेगा। तो क्या हुआ कि अरुणा रॉय थी, उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के द्वारा उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सरकार के समक्ष आरटीआई की मांग प्रस्तुत की थी। यहाँ पर आरटीआई की मांग सबसे पहले पूछा जाए पेपर में कि किस स्टेट में शुरू हुई, तो आरटीआई की मांग सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई। कहां से, राजस्थान बोला भाई आरटीआई तो आपको देनी पड़ेगी, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा अधिकार है ये जानने का, ये आपको देना पड़ेगा, एक्ट बनाकर आपको देना पड़ेगा। तो किसने बोला, राजस्थान ने ऐसा बोल दिया। अब यहाँ पर ये राजस्थान ने मांग की, लेकिन इसको केंद्रीय कानून का दर्जा अभी नहीं दिया गया था। इसको केंद्रीय कानून का दर्जा देने से पहले 9 राज्यों द्वारा, कितने राज्यों द्वारा, 9 राज्यों द्वारा आरटीआई अपने अपने राज्यों में लागू की जा चुकी थी, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कानून का दर्जा नहीं दिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है
कि इससे पहले 9 राज्यों को सूचना का अधिकार मिल चुका था। अब भारत में अब देखो, राजस्थान में तो क्या हुई थी, मांग शुरू हुई थी। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी मांग मांगे और हमसे उस मांग की पूर्ति हो जाए। जैसे कि हमने क्या मांगा, चॉकलेट मांगी, तो जरूरी नहीं है कि वो चॉकलेट हमें मिल जाए, सिर्फ मांगी है। एक तरीके से मांगने में और देने में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले मांगा किसने, राजस्थान में, लेकिन दिया किसने, दिया सबसे पहले था वर्ष 1997 में गोवा द्वारा। किसके द्वारा, वर्ष 1997 में आरटीआई को पहली बार किसने दिया है, गोवा द्वारा दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना कि मांगा किसने, राजस्थान ने, और दिया किसने है, गोवा द्वारा, कब, 1997 में। अब क्या हुआ था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या बोला कि आरटीआई को लेकर, मतलब सूचना को लेकर, उन्होंने क्या बोला कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है। सूचना क्या होती है, लोकतंत्र की ऐसी मुद्रा होती है जो क्या करती है, लोकतंत्र को जीवित रखने का काम करती है। अगर आप लोकतंत्र में सूचना दोगे तो क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता आएगी तो नागरिकों का भरोसा किस पर रहेगा, सरकार पर रहेगा। इस कारण से सूचना के माध्यम से लोकतंत्र सुचारू रूप से जीवंत रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है और किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर क्या है, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सरकार सूचना दे देगी, सूचना दे देगी, नागरिकों को भरोसा हो जाएगा, भाई सरकार में कहीं से कहीं तक कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो लोकतंत्र क्या बना रहेगा, जीवंत बना रहेगा। ये किसने बोला, अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने ये कथन है। अब देखो किसने, हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सबसे पहले क्या की गई थी, सूचना की मांग प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, अरुणा राय के द्वारा। कब की गई थी, 1990 में। लेकिन दिया किसने करता सबसे पहले आरटीआई को, 1997 में गोवा द्वारा दी गए थे। तो अरुणा राय किसान शक्ति संगठन द्वारा क्या मांगा गया कि भाई हमें अधिकार दो आरटीआई का, हमें ये जानने का अधिकार है कि आप हमसे टैक्स लेकर जो हमारा पैसा है वो कहां पर खर्च कर रहे हो, आपने कितने पैसा इस योजना में लगाया है और क्या सही तरीके से खर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये सब हमारा जानने का अधिकार है। ये वाली सड़क का अगर आपने टेंडर निकाला है, इस सड़क का निर्माण कार्य आपको करना है तो कितने समय की सीमा निर्धारित की गई है, ये सब जो छोटी से छोटी जानकारी भी हम किसके माध्यम से मांग सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से मांगी जा सकती है। तो 1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय किसान शक्ति संगठन द्वारा किसकी मांग की गई थी, आरटीआई की मांग की गई थी। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई तुम मत दो, राजस्थान गवर्नमेंट से इन्होंने मांगा था लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने मना कर दिया, एक तरीके से मना किया होगा या टालम टोल किया होगा। तो ये किसके पास चलेगा, ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को किसके तहत माना, आर्टिकल 19(1) का के तहत। आर्टिकल 19(1) का क्या कहता है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारा जानने का हक, ये क्या कहता है आर्टिकल 19(1) का। तो इसके तहत आरटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, इसके तहत माना। अब जब आरटीआई को किसके मौलिक अधिकार के तहत मान लिया गया तो भाई साहब आपको आरटीआई एक्ट यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, आपको सूचना का अधिकार नागरिकों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका हिस्सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। जब ये किसका हिस्सा हो गया, हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा हो गया, तो आरटीआई को क्या लाना पड़ेगा, आपको नागरिकों को देना पड़ेगा। जब ये हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा हो गया, आर्टिकल 19(1) का के तहत इसको मान लिया गया, तो क्या होगा, ये सरकार को नागरिकों को देना पड़ेगा। अब 1997 में क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि एच.डी. शौरी समिति, गोवा में सबसे पहले आरटीआई आई थी, तो वो किस समिति की सिफारिश पर आई थी, एच.डी. शौरी समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, एच.डी. शौरी समिति की सिफारिश पर तमिलनाडु और गोवा में सबसे पहले आरटीआई को लाया गया। फिर क्या हुआ, 2002 में सूचना का स्वतंत्रता विधेयक मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में आरटीआई कब आई थी, सन 2002 में। आपको याद रखना है, घोट लो, सन 2002 में मध्य प्रदेश में आरटीआई है, 1997 में गोवा में आई है। सबसे पहले मांग कहां पर प्रस्तुत की गई आरटीआई की, राजस्थान में की गई। किस संगठन के द्वारा की गई, अरुणा राय शक्ति संगठन के द्वारा की गई। फिर एक्ट कब आया है, तो यहाँ पर 2002 नहीं है, 2005 है। 12 मई 2005 को, कब, 12 मई 2005 को क्या हुआ, आरटीआई एक्ट आया। ध्यान रखना, अभी क्या आया है, अधिनियम आया है, कानून का रूप नहीं लिया है। क्या आया है, अभी सिर्फ एक्ट आया है, राष्ट्रपति ने यहाँ पर क्या की है, सिग्नेचर की है, कानून नहीं बना है। तो एक्ट कब आया, आरटीआई का एक्ट 12 मई 2005।
12 मई 2005। अब जब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ है, देखो आरटीआई एक्ट कब आया है, 12 मई 2005, और लागू कब हुआ है, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। तो यहां पर आपको लागू होने की डेट और उसके अलावा अधिनियम की डेट दोनों याद रखनी है। कौन सी, 12 मई 2005 और 12 अक्टूबर 2005, ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी है। 12 मई 2005 और 12 अक्टूबर 2005। एक्ट आया है 12 मई 2005 और लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। अब यहाँ पर देखो केंद्र में क्या बनेगा, केंद्रीय सूचना आयोग बनेगा। राज्य में कौन सा सूचना आयोग बनेगा, राज्य में अलग सूचना आयोग बनेगा। मतलब जो केंद्र स्तर पर सूचना देने का काम करेगा वो केंद्रीय सूचना आयोग करेगा, और राज्य स्तर पर सूचना देने का काम करेगा वो राज्य सूचना आयोग करेगा। अब इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम आरटीआई एक्ट की धारा 12, सूचना अधिनियम की धारा 12 के तहत क्या किया जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की जाती है, और धारा 15 के अध्याय 4 के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट जाते हैं, इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले तो भाई हमने पढ़ा 12 मई 2005 को एक्ट आया है, उसी के तहत 12 अक्टूबर 2005 को इसकी क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसका गठन कौन करता है। तो आधार क्या है, सबसे पहले देखो स्थापना, अगर किसी भी आयोग की स्थापना होती है तो उसका आधार रहता है, तो उसका आधार है आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा अधिनियम के तहत क्या बनाया जाता है, क्या रहता है कि कोई भी अधिनियम रहता है उसके 10 बिंदु रहते हैं मान लो, तो उस बिंदु की एक बिंदु में ये स्पष्ट उल्लेख रहता है कि इस बात की, मतलब आपको नागरिकों को सूचना देने के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। तो उसी बात की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्या किया गया, गठन किया गया। और किसके तहत, धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पर इसकी प्रकृति की बात करते हैं। देखो यहाँ पर सूचना को भले ही मौलिक अधिकार के तहत माना गया, आर्टिकल 19(1) का के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना गया, लेकिन यहाँ पर इसको क्या है, किसी भी आर्टिकल में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सूचना का स्पष्ट उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है, इसीलिए सूचना का अधिकार जो हमारा अधिनियम है वो क्या है, उसको कानूनी दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, उसको विधेयक बनाकर उसको कानूनी दर्जा दिया गया और नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदान किया गया। तो इसीलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी प्रकृति होगी, सांविधिक प्रकृति होगी, जिसे हमारे विधायिका ने विधि के अनुसार बनाया है। तो इसकी प्रकृति कैसी, सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका नोडल मंत्रालय कौन है, नोडल मंत्रालय है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसके नोडल एजेंसी है जो कि इसके सारे कामकाज देखता है। अब बात करें, यहाँ पर हमसे पेपर क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रथम आयुक्त कौन थे, इसके वर्तमान आयुक्त कौन है, और इसके अलावा अगर इसमें कोई महिला आयुक्त रही है तो महिला आयुक्तों के नाम पूछ लेते हैं, या फिर जो वर्तमान आयुक्त हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रथम आयुक्त इसके थे वजाहत हबीबुल्ला, और इसकी प्रथम महिला थी दीपक संधू। यहाँ पर आप नाम में कंफ्यूज मत होना, जो दीपक रहता है जनरली इसका बॉयज का नेम रहता है, लेकिन जो दीपक संधू है यहाँ पर एक महिला आयुक्त है। क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये महिला आयुक्त है। और वर्तमान आयुक्त हमारे कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के ये आयुक्त है। अगर इनका सीक्वेंस क्रम देखा जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के आयुक्त है, वजाहत हबीबुल्ला पहले नंबर के आयुक्त है, और दीपक संधू कौन है, एकमात्र महिला आयुक्त है। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी प्रकृति कैसी, सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट, ये पूरे अब तक के आयुक्त दिए रखे हैं इसके कि कौन कौन इसका आयुक्त रहा है। देखो वजाहत हबीबुल्ला, AN तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, दीपक संधू। देखो फिर उसी के बाद सेकंड महिला भी रही है, एक और महिला सुषमा सिंह, देन राजीव माथुर, विजय शर्मा, राधाकृष्ण माथुर, सुधीर भार्गव, विमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा। आप इनको एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो VAS,
इनके नाम का फर्स्ट लेटर के आप कोई ट्रिक बना सकते हो और जल्दी हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो फर्स्ट लेटर याद करके पूरे के पूरे आयुक्तों की लिस्ट भी आपको याद कर सकते हो, क्योंकि पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है, इनमें से ये बता दो कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयुक्त नहीं रहा है, ये पूछ सकते हैं। या फिर इनमें से कौन महिला आयुक्त है, मान लो दीपक संधू का नाम नहीं दिया, किसका दे दिया, सुषमा सिंह का नाम दे दिया, तो हमसे यही जनरली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसका गठन कैसे होता है। तो इसका गठन देखो भाई, गठन कौन करता है, केंद्र सरकार गठन कौन करती है, ध्यान रखना इसका गठन किया जाता है, सूचना आयुक्त का गठन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। और इसकी संरचना होती है जिसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त रहता है और अधिकतम कितने आयुक्त रहते हैं, 10 आयुक्त रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आयुक्त कितने हैं, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 6 आयुक्त है, टोटल 10 नहीं है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें अध्यक्ष समेत टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 11। अध्यक्ष समेत टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या टिक करेक्ट होगा, 10। वहां पर क्लियरली मेंशन होगा अध्यक्ष समेत, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखो यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्र सरकार क्या करेगा, गठन करेगा जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करने का काम करता है। और यहाँ पर भी किसकी चयन समिति होती है, क्या होती है, चयन समिति होती है। आप इस तरीके से ध्यान रखो, पीसीओ, किस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप, पीसीओ कैसे, प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, ओ से अपोजिशन लीडर, ओ से कौन हो जाएगा, अपोजिशन लीडर हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर, कौन हो जाएगा, सी से कैबिनेट मिनिस्टर। हमने पढ़ा था जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त था उसकी चयन समिति थी, उसकी चयन समिति थी पीएचओ। उसमें कौन था, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और होम मिनिस्टर। इसकी चयन समिति में कौन है, पीसीओ, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री क्या होता है, इसकी चयन समिति का हिस्सा होते हैं। और प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता, और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अगर मान लो लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो क्या होता है, लोकसभा के जो सर्वाधिक विपक्ष में जो सर्वाधिक जिसको मत प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त वाले जो दल का नेता होता है विपक्षी पार्टी का, वो क्या चुन लिया जाता है, इसका नेता चुन लिया जाता है, विपक्ष का नेता। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता क्या होता है, इसका सदस्य होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है इनकी योग्यता क्या होती है। अब किस किस को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कि आप क्या करो, सूचना के अधिकार अधिनियम में आप क्या करो, सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन कौन को नियुक्त करोगे। ऐसा थोड़ी ना है आप किसी को भी जाके नियुक्त कर दोगे, तो आप किसको करोगे, विधि, जिसको थोड़ा सा भी लॉ का नॉलेज होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, प्रशासन, जनजीवन का अनुभव या जनसंपर्क विभाग का अनुभव। इन सभी डिपार्टमेंट में से अगर किसी व्यक्ति को इनकी में से किसी एक की भी जानकारी होती है तो उसे क्या चुन लिया जाता है, आयोग का सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा उसे क्या नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधायिका के कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर मान लो वो अपनी सैलरी से भी वेतन पा रहा है और इसके अलावा वो क्या कर रहा है, संसद या राज्य विधायिका का सदस्य भी बना है, मतलब आयोग के अध्यक्ष का पद का भी निर्वहन कर रहा है और यहाँ पर संसद या राज्य विधायिका के सदस्य के पद का भी निर्वहन कर रहा है। तो दोनों पोस्ट वो एक साथ नहीं रख सकता, कोई एक पोस्ट उसको छोड़नी पड़ेगी, मतलब कोई भी लाभ का पद नहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो लाभ के पद पर उसको नियुक्त नहीं होना चाहिए, इस बात का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इसकी पदावधि कितनी रहती है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये क्या रहता है, अध्यक्ष या सदस्य पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ध्यान देना यहाँ पर अध्यक्ष रहता है 365 और सदस्य क्या रहते हैं 365, मतलब 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है ये अध्यक्ष और सदस्य क्या रह सकते हैं, इस पद पर रह सकते हैं। और कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा 24 अक्टूबर 2019 तक
कब? 24 अक्टूबर 2019 तक ये अध्यक्ष और सदस्य अपने इतने पद पर रह सकते हैं, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और कौन बताएगा? केंद्र सरकार ऐसा निर्धारित करेगा। और एक और बात, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक बार अगर इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद उसी पद पर ये दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है त्याग पत्र। अब देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्याग पत्र भी किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो यहाँ पर शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्याग पत्र भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर गठन कौन कर रहा था? केंद्र सरकार कर रहा था। तो वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, कितना क्या आप किस तरीके से काम करोगे, क्या तरीका रहेगा, वो सब कुछ कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि गठन भी किसने किया है? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कब बोला गया है ऐसा? 24 अक्टूबर 2019 को कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा ऐसा बोला गया है। अब अध्यक्ष को सैलरी कितनी मिलेगी? तो अध्यक्ष का जो वेतन रहेगा वो 25,000 रुपए और सदस्य 2,50,000 रुपए क्या रहेगा? अध्यक्ष का वेतन रहेगा और सदस्य का वेतन रहेगा 2,25,000 रुपए। ठीक है, सदस्य का वेतन रहेगा 2,25,000 रुपए और अध्यक्ष का वेतन कितना रहेगा? 25 लाख रुपए। और कर्मचारी, अब आयोग को अपना काम अच्छे तरीके से करना है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आए तो इसको कर्मचारी कौन देगा? तो इसको कर्मचारी देने का काम करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि गठन कौन कर रही है? केंद्र सरकार कर रही है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है। राष्ट्रपति का रोल सिर्फ 3 जगह है, नियुक्ति में, हटाने में और शपथ में। बाकी सभी जगह क्या कर रही है? सारा कामकाज केंद्र सरकार देख रही है। नेक्स्ट है, देखो, हटाने की प्रक्रिया धारा 14 के तहत दी गई है और हटाया किसके द्वारा जाएगा? अध्यक्ष और सदस्यों को हमने पढ़ा था, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को रात में सपने होंगे और बोल दो कि अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है, क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अध्यक्ष और सदस्यों को इस तरीके से नहीं हटाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। कुछ आधार होंगे, वो भी कौन के? सुप्रीम कोर्ट पहले तो जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा कि ये आधार सही है या फिर गलत है, या फिर झूठा क्लेम तो नहीं लगा दिया किसी ने। तो आधार क्या है? साबित कदाचार या फिर असमर्थता। साबित कदाचार का मतलब क्या होता है? कि उन्होंने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है, वो उनको जो काम, जिस क्रियाकलाप से उनको कार्य करना चाहिए, जिस तरीके से जो उनके मैनर्स होते हैं उस तरीके से काम करना चाहिए, उससे नहीं कर रहे हैं। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, अशंभनीय कार्य कर रहे हैं। तो क्या? साबित कदाचार, मतलब उन पर कदाचार का आरोप अगर साबित हो जाता है। इसके अलावा असमर्थता, मतलब उन्होंने अपने कार्य में क्या जता दी हो? असमर्थता जता दी हो कि मैं अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता हूं। तो इस आधार पर भी उनको क्या कर सकते हैं? सदस्य और अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसकी कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं। अब भाई, अब सूचना का आयोग हमने बनाया है, सूचना के लिए हमने अलग से आयोग बनाया है, तो इसके पास कुछ ना कुछ कार्य तो होंगे कि ये क्या काम करेगा और कितनी शक्तियां इसको दी गई हैं कि ये इस ऊपर तक जा सकता है, कि क्या क्या इसके पास पावर है। तो भाई पावर क्या है? सबसे पहले तो इसमें पावर का उल्लेख किया गया है, शक्ति और इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है धारा 18, 19, 20 और 25 में। जो आरटीआई एक्ट की धारा 18 है, 19 है, 20 है और 25 में क्या किया गया है? इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। और आयोग का क्या दायित्व है? कि किसी व्यक्ति से निम्न जानकारी और शिकायतों का निराकरण करे। आयोग का क्या दायित्व होता है? कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि भाई मैंने सूचना मांगी है लेकिन मुझे सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है, तो आयोग का यह दायित्व होता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जो सूचना मांगी गई है उस सूचना का वो समय सीमा में क्या करे? निराकरण करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। मतलब कि जन सूचना अधिकारी हर जगह, हर जिले में क्या होता है? जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? सूचना को प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आयोग क्या करेगा? सूचना अधिकारी की नियुक्ति में भी क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट है, उसे चाही गई जानकारी समय सीमा में प्राप्त नहीं हो पाई हो तो आयोग में हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं कि अगर हमने कोई जानकारी समय सीमा में चाहिए है और प्राप्त नहीं हो पाई है। यहाँ पर आयोग क्या बोलता है? आयोग
एक तरीके से सूचना, हमने कंप्लेंट की, आयोग के अधिकारी एक्टिव होंगे, फिर उसके बाद जिसके खिलाफ कंप्लेंट किए कि हमें ये वाली सूचना प्राप्त करनी है, तो आयोग के अधिकारी उस व्यक्ति से सूचना मंगाएंगे, और अगर उस व्यक्ति ने सूचना समय सीमा पर नहीं दी तो आयोग के पास ये शक्ति है कि उसके खिलाफ क्या कर सकता है, वो कार्यवाही कर सकता है और चाही गई जानकारी देने से ही मना कर दिया। मान लो मैंने बोला कि मेरे जिले के आईएएस ऑफिसर है, मुझे उनके बारे में ये जानना है कि उन्होंने संबंधित यात्रा की थी। मान लो उन्होंने जैसे इंदौर जिले के क्या है, आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने कहाँ की यात्रा की, भोपाल की यात्रा की। अब मुझे ये जानना है कि भोपाल की उन्होंने जो यात्रा की है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है ना। या फिर आप एक तरीके से, चलो ये सब छोड़ो, अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है कि यूथ महापंचायत हुई थी। अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मुझे ये जानना है कि यूथ महापंचायत में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। ठीक है, अब संबंधित अधिकारी, इस योजना का संबंधित अधिकारी होगा, तो उस अधिकारी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आरटीआई फाइल करूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने आरटीआई फाइल की है, तो भोपाल के जो पूरा का पूरा प्रोग्राम संभाल रहा होगा, जिसके पास इस प्रोग्राम का दायित्व होगा, उससे क्या करेगा, सूचना मांगेगा कि उक्त जो आपने यूथ महापंचायत का आयोजन किया था उसमें आपका कितना पैसा खर्च हुआ है और किन किन व्यक्तियों पर आपने क्या क्या खर्च किए हैं, ये मेरे द्वारा मांगा गया है। मान लो उस अधिकारी ने क्या किया, जानकारी देने से मना कर दिया। क्या किया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे ये वाली जानकारी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसको जानकारी देना पड़ेगा, अन्यथा जो सूचना का अधिकार है वो बोलता है कि आपको जानकारी देना पड़ेगा। अगर ये जानकारी देने से मना कर देता है तो आयोग के पास ये शक्ति होती है कि वो क्या कर रहे हैं, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कर सकता है, कार्यवाही को कर सकता है। यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है, मान लो मैंने ये वाली सूचना मांगी थी, कौन सी, यूथ महापंचायत वाली, तो उसने बोला कि फीस बहुत ज्यादा लगेगी, तो उसे ऐसा लगता है कि फीस क्या है, सही नहीं है, आप गलत तरीके से डिमांड कर रहे हो जिससे आपको सूचना ना देनी पड़े, तो वो क्या कर सकता है, उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। यदि उसे लगता है कि सूचना, उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त है, मान लो उन्होंने क्या किया, फिर सूचना दे दी, डर के मारे सूचना दे दी कि अगर हमारे खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उनको क्या लगता है, फिर ऐसा लगता है यार सूचना आधी अधूरी है, पूरी सूचना तो नहीं थी, है ना, मतलब कितना पैसा खर्च हुआ सिर्फ इतना ही बताया है, ये नहीं बताया कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ, जरूरत कितने की थी, आपने कितना किया, ये चीज तो आपने बताई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मांगी गई सूचना कैसी, अगर अपर्याप्त पाई जाती है तो क्या हो जाएगा, कार्यवाही करने का अधिकार सूचना आयोग के पास है। और जांच करते समय उसके पास कैसी शक्तियां प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां, राज्य जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है उसको क्या है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। दीवानी न्यायालय का अर्थ क्या होता है, जो क्रिमिनल केस को छोड़कर सारे जो केसेस आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, सिर्फ क्रिमिनल केसेस को छोड़कर। ठीक है, तो दीवानी न्यायालय की शक्तियां उसको प्राप्त है। अगर किसी ठोस आधार पर कोई मामला भी प्राप्त होता है तो आयोग क्या कर सकता है, मामले की जांच का आदेश दे सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये वाला बेस है और यहाँ पर जांच करनी चाहिए कि गलत जगह पैसा खर्च हो रहा है, या फिर कोई सूचना नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये वाली सूचना अगर नागरिकों को प्राप्त होती है तो पारदर्शिता और लोकतंत्र में मजबूती होगी, ऐसा अगर ठोस आधार है तो आयोग क्या कर सकता है, मामलों की जांच का भी आदेश दे सकता है। इसके अलावा अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी को वार्षिक प्रतिवेदन भी क्या करने के लिए प्राप्त करना। जो लोक प्राधिकारी होता है जो क्या करता है, सूचना देने का कार्य करता है, मतलब हर जिले में एक लोक प्राधिकारी होता है जिसका कार्य सूचना देना होता है। उससे क्या करता है, ये पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डिंग कंपाइलेंस, उससे क्या करता है, सूचना प्राप्त भी कर सकता है। उससे बोलता है कि आप अपनी वार्षिक रिपोर्ट दो कि आपने कितनी कितनी सूचनाएं पहुंचाई है, क्या क्या आपने कार्य किया है, तो ये सब भी आयोग करवाता है, ये इसका काम है। नेक्स्ट है, इसके अलावा वो सारे के सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है कि पता नहीं कब कौन मांग ले, पता नहीं कब किसको कौन सी सूचना की जरूरत हो जाए, तो अभिलेखों के रख रखाव का भी कार्य कौन करता है, आयोग करने का काम करता है। और इसके अलावा आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक अधिकारी से अपने निर्णय का अनुपालन करे, इसमें शामिल है। जैसे कि अब लोक अधिकारी कौन कौन से निर्णय का पालन करेगा, तो ये क्या होता है, जैसे कि सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब लोक अधिकारी का क्या काम होता है कि भाई आपको क्या करना है, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण देना है कि लोग जाने कि उनको क्या दिया गया है, सूचना का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई हम डले हुए हैं, हमें क्या करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
तो यहाँ पर क्या है, हमको ये बताएगा कौन, लोक प्राधिकारी, ये उसका क्या है, दायित्व है कि इस तरीके से कैंप आयोजित करे, लोगों को जागरूक करे, अवेयर करे कि यहाँ पर सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण दे कि आप इस तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आप इस तरीके से कोई भी सूचना को मांग सकते हैं, ये सब कार्य इसके हैं। और अगर कोई सूचना दी गई है तो उस सूचना का प्रकाशन भी करना है आपको, ऐसा नहीं है चुपचाप दे दी, गुपचुप नहीं देना है, आपको सूचना का क्या करना है, प्रकाशन करना है, लोगों को बताना है कि ये वाली सूचना मांगी गई थी, इस वाली सूचना को हमारे उक्त अधिकारी के द्वारा दिया गया है। अगर मैंने मांगा था यूथ महापंचायत में कितना क्या पैसा खर्च हुआ, कहां पर हुआ, कितने किस तरीके से हुआ, तो वो सब चीजें न्यूज़पेपर में क्या होंगी, प्रकाशित भी की जाए, लोगों को बताया जाए, ये सब चीजें भी यहाँ पर शामिल हैं। जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां पर अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देना। अब सूचना का अधिकार कब फुलफिल होगा, कब इसकी पूर्ति होगी, जब वहां पर क्या होगा, लोक प्राधिकारी होगा, एक जन सूचना अधिकारी होगा। मान लो किसी जगह जन सूचना अधिकारी नहीं है तो सूचना मांगेंगे तो देगा कौन, तो इसीलिए क्या है, सूचना के अधिकारी, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति जहां पर नहीं है वहां पर ये क्या कर सकता है, नियुक्ति का भी आदेश दे सकता है, इस बात को याद रखना। और आवेदक द्वारा जानकारी अगर नहीं मिलती है या फिर उसको क्षति होती है तो प्राधिकारी को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। भाई यहाँ पर अगर मैंने कोई जानकारी मांगी, अगर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली तो यहाँ पर लोक प्राधिकारी को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे क्षति पहुंचती है तो लोक प्राधिकारी को उक्त संबंधित के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है। क्या करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ये रिपोर्ट किसको देता है। अब देखो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति। हटाएगा कौन, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। इसका गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार। फिर उसके बाद रिपोर्ट किसको देने का काम करता है, तो भाई सारे नियम कौन बना रहा है, केंद्र सरकार। हटाए, नियम कौन बना रहा है, केंद्र सरकार बना रही है, इसके रूल्स बना रही है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा इसके गठन में भी कौन हेल्प कर रहा है, केंद्र सरकार। तो रिपोर्ट किसको देगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने का काम करती है। और जो राज्य सूचना आयोग है वो किसको रिपोर्ट देने का काम करेगा, वो राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का काम करेगा। और नियम भी कौन बनाएगा, रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन भी किसके द्वारा बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। अब केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को रखकर क्या करेगी, तो रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट को वो रखवाएगी संसद में। और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को कहां पर रखवाती है, राज्य विधायिका के अंतर्गत इस रिपोर्ट को रखवाया जाता है। कहां पर, ये तो रखवाएगी अपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्लेस रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। अपने पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रखवाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कहां पर रखवाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर में। कहां पर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसके द्वारा, पार्लियामेंट में। अब बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। यहां तक था हमारा कौन सा, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगी, देखो गठन राज्य सरकार द्वारा, केंद्र वाले में कौन करेगी, केंद्र सरकार द्वारा। अध्याय 4 कौन सी धारा, 15 के तहत। अध्याय 4 धारा 15। इसकी संरचना में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम सदस्य संख्या 10 होती है। सेम किसकी तरह, केंद्र सरकार के केंद्रीय सूचना आयोग की तरह। नेक्स्ट है इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखो वहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल, वहां पर राष्ट्रपति ने एक चयन समिति रखी थी, और चयन समिति क्या थी, पीसीओ, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर। तो यहाँ पर कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह हमारे यहाँ पर कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह यहाँ पर भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और अपोजिशन लीडर की भी जगह यहाँ पर कौन रहेगा, अपोजिशन लीडर। देखो मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और सीएम सेम की सेम रहेगी। बस प्राइम मिनिस्टर की जगह यहाँ पर कौन हो जाता है, चीफ मिनिस्टर, और अपोजिशन लीडर, वहां लोकसभा में विपक्ष का नेता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। और यहाँ पर था कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पर भी क्या रहेगा, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, सेम एज इट इज रहेगा। और कौन के द्वारा किया जाएगा नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब बात करें इसकी पदावधि कितनी होती है, तो पदावधि होती है इसकी 3 साल। कितनी होती है, 3 साल या फिर 70 साल। वहां पर ध्यान रखना, वहां पर पदावधि दी गई थी 65 वर्ष, और यहाँ पर राज्य सरकार वाले में दी गई है कितनी, 70 साल। और उसी तरह त्यागपत्र ये किसको देता है, राज्यपाल हटाएगा किसकी तरह,
CIC की तरह, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरह राज्यपाल द्वारा यहाँ पर भी हटाया जाएगा कि साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया हो गया हो, या फिर जो हमने किसमें पढ़े थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग में पढ़े थे, सेम के सेम आधार किसमें है, केंद्रीय सूचना आयोग में दिए गए हैं। इनका अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, 2,25,000, और सदस्य का वेतन कितना होता है, सेम होता है 2,25,000। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये किसके द्वारा तय किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया है। और रिपोर्ट कौन दिलाएगा, राज्य सरकार। रिपोर्ट किसको देगी, राज्य सरकार। वहां पर रिपोर्ट किसको दे रहे थे, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने का कार्य हो रहा था। और यहाँ पर नियम कौन बनाएगा, नियम बनाए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। कौन बनाएगा नियम, राज्य सरकार बनाएगी, और रिपोर्ट भी किसको देगी, राज्य सरकार को देगी। अगर मध्य प्रदेश सूचना आयोग की बात करें तो इसका गठन कब किया गया है, 22 अगस्त 2005 को। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। और कौन सी धारा है, धारा 15 के तहत अध्याय 4। और इसके प्रथम आयुक्त कौन है, TN श्रीवास्तव। और वर्तमान आयुक्त है इसके अरविंद कुमार शुक्ला, वो भी कौन से नंबर के, 5th नंबर के। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 5वें नंबर के कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला। और वहां पर 11वें नंबर के थे यशवर्धन कुमार सिन्हा, और 1st नंबर के थे वजाहत हबीबुल्ला, और प्रथम महिला कौन थी, दीपक संधू। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के अब तक के आयुक्त की बात करें तो कौन है, TN श्रीवास्तव, पदापाड़ी श्रीवास्तव, इकबाल अहमद, KD खान, और इसके बाद बने हैं श्री AK शुक्ला, अरविंद कुमार शुक्ला। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें टोटल 10 होने चाहिए, लेकिन अन्य आयुक्त अभी कौन है, विजय मनोहर तिवारी, अरुण कुमार पांडे और श्री राहुल सिंह। ये तीनों कौन है, मध्य प्रदेश के अन्य आयुक्त हैं, विजय मनोहर तिवारी, श्री अरुण कुमार पांडे और श्री राहुल सिंह। अगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो कब लागू हुआ था, ये 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। और कब आया था, 12 मई 2005 को, है ना। और इसने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को क्या किया था, प्रतिस्थापित किया था। और प्रेरक अनुच्छेद इसके कौन है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) का, 19(1) का, और 21 क्या कहता है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये दोनों क्या है, इसको देने के प्रेरक अनुच्छेद है। किसके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को 30 दिन के भीतर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मान लो मैंने कोई सूचना मांगी है तो मुझे सूचना कितने दिन में देनी पड़ेगी, आपको 30 दिन के भीतर क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। अगर मेरे जीवन से जुड़ी हुई कोई सूचना है कि आपको सूचना तुरंत ही देनी पड़ेगी, अगर मेरे जीवन को खतरा है ना, तो क्या है, आपको 48 घंटे के भीतर, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा, सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ अब जिस सूचना देने से मना करते, बोल दे हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सॉरी सर, आई हैव नो डॉक्यूमेंट, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नहीं, गुम हो चुके हैं, तो हम क्या है, सूचना देने में असमर्थ है। तो ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। सार्वजनिक प्राधिकरण, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और उनको कंप्यूटर में सुरक्षित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कागज को चूहे खा गए, है ना, कागज को चूहे कुतर चुके हैं, अब हम सूचना नहीं दे सकते, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। यहाँ पर कंप्यूटर में सूचना को सुरक्षित रखा जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग, यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। केंद्रीय सूचना आयोग का राज्य सूचना आयोग पर कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन असंतुष्ट है। मान लो राज्य सरकार से कोई भी सूचना मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार सही तरीके से सूचना नहीं दी, राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने से मतलब आधी अधूरी सूचना दी है या फिर पूरी तरीके से, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, राष्ट्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। कहां पर, असंतुष्टि की स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं CIC में अपील की जा सकती है। CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ कि मुझे सही तरीके से सूचना नहीं दी गई है, आधी अधूरी सूचना यहाँ पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, एक्ट के दायरे क्या क्या हैं, कितने एक्ट के इसके दायरे हैं कि मतलब देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CAG, सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब हम इनके बारे में कोई भी सूचना मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में मैंने मांगा
बता दो प्रधानमंत्री यहाँ पर यात्रा पर गए थे और मुझे जानकारी चाहिए कितना पैसा खर्च हुआ है। तो क्या है, यहाँ पर आपको सूचना देनी ही पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है, इनके अधीन सभी संवैधानिक निकाय, संसद, राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा गठित संस्थाएं, निकाय सभी कुछ शामिल होता है। यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सारी के सारे जो पूरे निकाय है सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तुम बोलोगे कि बताओ, तुम ये बता दो कि यहाँ पर जो छूट प्राप्त सूचना है कि अगर कोई भी सूचना से राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है, मैं ऐसी कोई सूचना मांग रही हूँ जिसको अगर मैं क्या कर दूं, पूरे में फैला दूं, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी सूचना देने से मना कर दिया जाएगा। क्या करेंगे, ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मना कर दिया जाएगा कि आपको उक्त सूचना की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर हर सूचना देने योग्य भी नहीं होती, जो सूचना देने योग्य होगी वो आपको दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको चुनौती कौन देता है, तो देखो 1923 में क्या आया था, गोपनीयता अधिनियम आया था, जिसके तहत क्या है, कुछ सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है। तो वो क्या करते हैं, सूचना मांगते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये वाला तो किसके अंतर्गत आता है, 1923 के जो गोपनीयता अधिनियम था सूचना का, उसके तहत आता है, हम ये सूचना नहीं दे सकते। तो इस एक्ट में ये क्या है, बहुत बड़ी बाधा बनकर उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है, विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जो हमारा 2014 में आया है, उसका कुशल तरीके से क्रियान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। विसिल ब्लोअर में क्या बोल रहा है कि जो विसिल ब्लोअर कोई सूचना दे देता है, व्यक्ति अगर कोई सूचना मांगता है, सूचना देता है और कोई खबरी है, तो क्या है, विसिल ब्लोअर का जो संरक्षण विधेयक है 2014, वो सही तरीके से उसका परिपालन नहीं हो पाया है। और इसका नोडल मंत्रालय की अगर बात करें तो कौन है, हमने पढ़ ही लिया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसका नोडल मंत्रालय है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम और प्राधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। सिर्फ छूट प्राप्त सूचनाएं कुछ ही हैं जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या है, खतरा उत्पन्न करती हैं। और इसके अलावा एनआईसी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाने में राज्य सरकार की भी मदद करेगा। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, वो क्या करेगा, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के लिए आरटीआई पोर्टल बनाएगा, जिससे क्या है, समय समय पर जो भी सूचना अगर मांगी जा रही है तो वो सूचना क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों में अभी आरटीआई लागू है। कितने कार्यालयों में, आरटीआई 2200 गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पर आरटीआई लागू है। और इसमें संशोधन कब किया गया है, हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है। पूछा जा सकता है पेपर में, 1 अगस्त 2019 को इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि आरटीआई में कब क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। अब इसके जो कार्यकाल होते हैं वो कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान रखना, राज्य स्तर के भी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के क्या वेतन भत्ते, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे कि आप क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य सरकार के सूचना आयुक्तों के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, आप लगाओगे राज्य सरकार है तो राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार के जो सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे। और सूचना अगर मान लो नहीं दी, जो लोक प्राधिकारी है उसने सूचना देने से मना कर दिया, बोला हम तो नहीं दे पाएंगे, तुम्हें जो दिखाए वो कर लो, तो यहाँ पर क्या है, सूचना ना देने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। किसके ऊपर, लोक प्राधिकारी के ऊपर। और साथ में फिर क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उसे लाभ के बराबर की राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। मतलब कि मान लो उसकी सैलरी कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब वहां पर सैलरी 2 लाख और यहाँ पर उसकी सैलरी कितनी है, 2,25,000 रुपए, है ना। 2,25,000 रुपए सैलरी है तो उसको कितने में रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए। यहाँ पर 2 लाख रुपए उसे अलग से किसके रूप में मिल रहे हैं, जिस पोस्ट पे वो था।
तो यहाँ पर इसको, इस राशि को, उसका जो वेतन मिल रहा है उससे क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। लेकिन नए संशोधन में ये विधेयक भी समाप्त हो चुका है, मतलब उसे 2,25,000 रुपए भी मिलेंगे और पेंशन के रूप में मान लो उसे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो भी मिलेंगे। मतलब एक तरीके से चांदी है, एक तरीके से कितना, 2 लाख भी मिल रहा है और 2,25,000 दोनों वेतन उसको मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर का, सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर के टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और जितने भी हमारे आयोग के कमीशन के लेक्चर होने वाले हैं सारी की सारी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगी। और सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर टेलीग्राम ये चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है, किसके लिए, पीडीएफ के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज, जिसमें हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके केंद्रीय सूचना आयोग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और मध्य प्रदेश का सूचना आयोग। तो सारे के सारे एमसीक्यूज हम आपके साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।